वक्फ की मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए मोदी सरकार एक विधेयक लेके आई लोकसभा में, और बाद में वो विधेयक जेपीसी को चला गया। आज जेपीसी गठित भी हो गई। राज्यसभा लोकसभा मिला के एक कमेटी बना दी गई कुछ सदस्यों की, और वो इस बिल को देखेगी, समझेगी, इसमें क्या सही है, क्या संशोधन हो सकते हैं, उस प्रक्रिया को निगाह में रखेगी। और उसको मैंडेट ये दिया गया है इस जेपीसी को कि अगले सत्र यानी शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में जेपीसी को रिपोर्ट देनी होगी इस वक्फ विधेयक, संशोधन विधेयक पर। यानी जेपीसी को अनंत काल का मसला नहीं कि टाल दो मामले को ना। मानसून सत्र में आप जेपीसी गठित हो रही है, शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, और फिर ये विधेयक फिर आ जाएगा संसद में चर्चा के लिए, विचार के लिए और पारित होने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि इस विधेयक का उत्तर प्रदेश में सबसे तीखा विरोध हो रहा है। क्यों? बाकी जगह से उतना बवाल नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश से ज्यादा आ रहा। लग रहा अखाड़ा उत्तर प्रदेश में ही सजेगा वक्फ के विरोध का। इसके पीछे का गणित पता है आपको? ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा क्रांति हो गई, नहीं। मसला ये कि भारत में कुल जितना माल पानी है वक्फ के पास, संपत्तियां हैं, उसका 1/3, 1/3 हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में है, 2/3 सारा देश है। आप समझ गए? यानी अगर वक्फ के पास 100 रुपए की संपत्ति है तो 33 उत्तर प्रदेश में, बाकी में पूरा देश। इसलिए उत्तर प्रदेश में बवाल ज्यादा है। जिधर ज्यादा माल उधर ज्यादा बवाल। सीधा गणित है भैया। और जहां कुछ है ही नहीं, मान लीजिए 2-4 सूखे कब्रिस्तान है, मस्जिद है, वहां कौन बवाल करेगा? वो कहेगा कोई संशोधन लाओ यार, हमको क्या लेन देना। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मामला तर है, इसलिए बवाल है। कल समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद आजम खान साहब को मत समझ लीजिएगा, ना, उनका तो मामला वो गो वेंट गॉन हो गया। वो तो जेल और घर के बीच में बेचारे और कचहरी में ही फंसे। जो इमाम साहब जीते, उन्होंने कल लोकसभा में ऐलान कर दिया कि अगर ये कानून पारित करने की कोशिश की गई तो ऐसा ना हो कि कहीं मुसलमान सड़कों पे उतर आए। अच्छा जी, फिर क्या होगा? सड़कों पे उतर, बाकी देश भर में कहीं नहीं उतर रहा। उत्तर प्रदेश के लिए ऐलान कर दिया कि सड़कों पे उतर आएगा मुसलमान। अरशद मदनी साहब जमाते उलेमाए हिंद के सदर और महमूद मदनी के चाचा, बुजुर्ग नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए, वक्फ में संशोधन हम मंजूर नहीं करेंगे। मुसलमान इसको मंजूर नहीं करेगा, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। अब मसला ये उठ रहा है कि सारी कुर्बानी उत्तर प्रदेश से ही होंगी। सड़क पर भी यही उतरोगे, कुर्बानी भी यही दोगे। और क्यों कुर्बानी देने की बात? भाई, भारत की संसद अपने विजडम से कोई कानून में फेरबदल करे तो ऐसा कौन सा कोहराम है? कानूनों में फेरबदल होता है, संविधान में फेर संशोधन हो गए 125 अब तक, तब कोई सड़क पर नहीं उतरा, कोई कुर्बानी नहीं दी। अच्छा, मदनी साहब का भी आप समझ रहे हो, देवबंद इधर पूरा खेल है। तो उत्तर प्रदेश में इतना बवाल क्यों? ये प्रश्न आप जब किसी समझदार आदमी से पूछेंगे, सैद्धांतिक व्यक्ति से नहीं, जिसको वक्फ के व्यवहारिक सच की जानकारी है, तो वो बता देगा कि भाई साहब उत्तर प्रदेश में वक्फ के भीतर माफिया है, वक्फ के बाहर माफिया है। दबंग राजनेताओं ने वक्फ को दुधारू गाय की तरह से इसका शोषण किया है। गरीब तो दूर दूर तक कहीं फटक ही नहीं पाया। जो दबंग राज, जो बाहुबली रहा, उसने वक्फ की मलाई खाई भी, चाटी भी और दूसरों को भी खिलाई। कांग्रेस को इसलिए का मसला नहीं, चूंकि कांग्रेस तो वंस अपॉन ए टाइम वाली स्थिति में पहुंच गई उत्तर प्रदेश में कि बहुत पुरानी बात है, एक राजा होता था, जैसे कहानियों में सुनते थे।
फिर 21 साल तक बसपा और सपा आपस में उत्तर प्रदेश बांटते रहे, कभी ये कभी वो। फिर भारतीय जनता पार्टी आई है 7 साल से, बीच में कल्याण सिंह का थोड़ा समय रहा, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह का। लेकिन वक्फ से सबसे ज्यादा वाबस्ता समाजवादी पार्टी के ही लोग रहे हैं। आजम खान जैसे बड़े भी और बाकी छोटे भी, हर जिले में, हर शहर में वक्फ का खेल है। इसलिए अब वक्फ की संपत्ति इतनी है, आप सोचिए अच्छा कि जिस संस्था के पास देश भर में 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो, उस संस्था के पास कुल आमदनी साल भर की 1000 करोड़ है मुश्किल से। इससे ज़्यादा घपला घोटाला कहीं आपको समझ आएगा? नहीं ना। दुनिया में जितने भी देशों में वक्फ की व्यवस्था है, इतने अधिकार वक्फ बोर्ड को कहीं नहीं है जितने इस वक्त भारत में है, ये भी जान लीजिए। और इतनी संपत्ति होने के बाद भी उसको कौन लोग उसका रस ले रहे हैं, संपत्ति का सत्व कौन लोग पा रहे हैं? राज्यों को, वक्फ बोर्ड को अनुदान देना पड़ता है, आर्थिक सहायता देनी पड़ती है। फिर संपत्ति का हो क्या रहा है? जो भगोने में मलाई है उसको कटोरी में डाल के और चीनी डाल कौन खा रहा है? यही प्रश्न बड़ा है और यही प्रश्न कड़ा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। गुरुवार को लोकसभा में पेश हुए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सियासी गदर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। वैसे तो सरकार ने इस विधेयक को जेपीसी में भेज दिया, लेकिन विपक्षी खेमे से सरकार पर प्रहार का सिलसिला शुक्रवार को भी जोरों पर दिखा। विरोध की इस बिसात पर सपा मुखिया अखिलेश यादव सबसे मुखर है। वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं। लोकसभा में बिल पेश होने के दौरान अखिलेश यादव और अमित शाह में गर्मा गर्म बहस भी हो गई। वहीं सियासी गलियारों में सवाल शोर कर रहा है कि आखिर अखिलेश यादव सबसे आगे क्यों हैं? तो जवाब मिला कि दरअसल वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीन और संपत्तियां उत्तर प्रदेश की परिधि में हैं। देश भर की करीब 9 लाख एकड़ जमीन में अकेले उत्तर प्रदेश में ही करीब 2.32 लाख संपत्तियां हैं। बीजेपी का तंज है कि वक्फ की इन संपत्तियों में सबसे ज्यादा फायदा सपा के करीबियों ने ही लिया है। वक्फ बिल तो अभी जेपीसी को चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है। वक्फ का उद्देश्य यही था कि गरीब से गरीब मुसलमानों को भी उसका लाभ मिले, और वो बिल का कुछ जो मैं प्रारूप समझ पाया हूँ, देख पाया, उसके हिसाब से बहुत शानदार बिल था। जो विरोध कर रहे हैं केवल तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम वोटों की बिसात भी एक बड़ा मुद्दा है। तो उपचुनाव से पहले मायावती से लेकर चंद्रशेखर तक सभी विरोध जताते दिख रहे हैं। मायावती ने इसे सरकार की दखलंदाजी बताते हुए राष्ट्र धर्म की नसीहत दी है। केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी है? सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। मुसलमानों की कितनी हितैषी है केंद्र और यूपी की सरकार और तमाम सरकारें बीजेपी की, इसकी से छिपावा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, आपका मकसद जो है इन वर्गों को कमजोर करना हो सकता है, ताकतवर करना नहीं हो सकता। कभी हम अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल वक्फ विधेयक पर विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने 31 सदस्यों वाली जेपीसी का गठन कर दिया है। वहीं इस बिल के बवाल पर सवाल यही है कि वक्फ बोर्ड की मलाई यूपी में किस किस ने खाई।
मायावती जी ने विरोध तो किया इसका, लेकिन वो इतनी आक्रामक नहीं हुई, न उनकी पार्टी आक्रामक हुई। उन्होंने एक रस्म निभाई, एक दो ट्वीट खड़का दिए बस कि राष्ट्र धर्म होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी आक्रामक हो गई। अब दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी के जो नेतागण हैं वो वक्फ से दूसरे ढंग से भी संबद्ध हों। वक्फ की जो संपत्तियां निजी प्रयोग में आ रही हैं, जिनसे निजी लाभ अर्जित किया जा रहा है, या तो उसमें संलिप्त हैं, या और साथ में ये मान लीजिए कि भाई वक्फ का मसला है तो मुस्लिमों का मसला है, तो मुस्लिमों को लगना चाहिए कि समाजवादी पार्टी उनकी एकमात्र चैंपियन है उत्तर प्रदेश में। शायद इसलिए ये होड़ शुरू हुई है, ये तीखापन शुरू हुआ है। लेकिन बवाल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, क्योंकि माल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। मेहमानों से परिचय करा दें, अवधेश उपाध्याय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अवधेश जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हैं, अध्यक्ष मुस्लिम जमात के। रजवी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। राम कुमार पाल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राम कुमार पाल साहब का बहुत स्वागत। राम कुमार पाल साहब, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर ये विधेयक कानून की शक्ल में लाया गया तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान सड़कों पर उतर सकता है। अब संसद में कोई कानून बने तो स्वाभाविक है किसी की छीना झपटी से तो बनेगा नहीं, ना डंडा दिखा के बन सकता कानून बनेगा तो मेजॉरिटी से ही बनेगा, संसद की प्रक्रिया से ही बनेगा। तो जब कानून बनेगा तो बता रहे उसके खिलाफ सड़कों पर भी उतर सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी इस पर इतना आक्रामक क्यों है? बसपा ने भी विरोध जताया, लेकिन बसपा ने एक सीमा तक विरोध जताया। आज बसपा ने उसकी तारीफ भी कर दी कि भाई जेपीसी को गया, ये अच्छा कदम है। लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके नेता इस वक्फ विधेयक पर इतना आक्रामक क्यों हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये पीडीए की बात करते हैं, लेकिन इसमें खाली एक की बात करते हैं। अभी सदन में किरण रिजिजू जी ने कहा कि आप ही लोगों ने इसको जेपीसी में पास किया था, आप ही लोगों ने समय समय पर इसको मांग की थी कि संशोधन होना चाहिए। 76 में, 95 में, उसके बाद भी वक्त मुस्लिम लोगों ने मांग की थी। तो सदन में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी संस्था जो कोर्ट कचहरी से ऊपर हो, ऐसी असीम शक्ति क्यों? इस सदन में किरण रिजिजू ने कहा है। तो ये बात गलत है क्या? कोई ऐसी संस्था किसी अन्य धर्म की कोई कोर्ट से ऊपर हो सकता है? और कलेक्टर के दायरे में लाने की बात की तो आज भी जितने आमदार या जितने खासदार हैं, सारे फंड तो कलेक्टर के थ्रू ही विकास होता है। 5-5 करोड़ का फंड है, किसके थ्रू होता है? तो कलेक्टर का जो बात है, डीएम का, कौन सा गलत बात है? किस एंगल से गलत है ये? और दूसरी बात, इसको डाटाबेस करने की बात आई। इसका जो दुरुपयोग हो रहा है मुस्लिम समाज के लिए उपयोग हो, जो जैसे कि उन्होंने मिसाल दी कर्नाटक में 2500 CR में एक वक्फ की प्रॉपर्टी बेच दी। तो जो वक्फ करता है, जो दान करता है, वो वक्फ के मुवक्किलों को बेचने का अधिकार है क्या? ये ऐसी सब बातें उन्होंने सदन में इनके सामने रखी, इनके जवाब में रखी। अरे कोई भी बोर्ड हो, चाहे हिंदू का ही सनातन बोर्ड हो, चाहे आरएसएस हो, उसको कोर्ट कचहरी से संविधान के ऊपर आए रख सकते हैं क्या? इतनी असीम शक्ति दी गई है, उसी को दायरे में लिया जा रहा है। कोई उसमें ऐसा उनकी भावना नहीं है कि ये अल्पसंख्यक का या वक्फ बोर्ड का पैसा सरकार को वापरना है। ये बात नहीं है। सच्चर कमेटी में साफ साफ लिखा हुआ था कि 163 करोड़ की इनकी आमदनी है, जो उस 2005 या 7 में 12,000 करोड़ होनी चाहिए। तो आज के दौर में कितनी गुना होनी चाहिए? जो उनका रेंट का तरीका था, जो उनकी मुनाफे के तरीके थे, लेकिन नहीं, उसको सच्चर कमेटी को आधा अधूरा लागू किया गया, आधी अधूरी बात रखी गई, उसी चीज को पूरा कर रहे हैं। और ये जो आज की भारत सरकार है, अपने तरफ से कुछ नहीं कर रही है। 44 संशोधनों में 41 संशोधन इन्हीं के हैं। ये बस मीटिंग है जेपीसी की, लेकिन लागू नहीं कर पाए लोग। रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। रजवी साहब, आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि देश के अन्य हिस्सों से वैसा विरोध नहीं आ रहा, और अन्य राज्यों की जो रीजनल पार्टियां हैं वो खंबा गाड़ के नहीं खड़ी हो गई खूंटा ठोक के, क्या?
जितना यूपी से और समाजवादी पार्टी का एग्रेशन दिख रहा है, तमिलनाडु में उतना एग्रेशन तो नहीं दिख रहा, इवन बंगाल में नहीं दिख रहा। लालू जी ने भी अभी कुर्ते की बाहें ऐसी नहीं चढ़ाई जैसी सपा ने चढ़ाई हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष मसला है क्या, या वक्फ का कुछ इधर ज्यादा कारोबार बड़ा लंबा है इसलिए बवाल है? मौलाना साहब देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने संशोधन बिल पेश किया है, तो ये नया नहीं है, बल्कि इससे माजी की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के दौर में भी एक बार नहीं कई बार संशोधन हुए, तरमीम और तब्दील हुई है। तो ये तरमीम और तब्दील जो हो रही है ये जमाने का तकाजा है, हालात के हिसाब से ज़रूरत है। इस ज़रूरत के हिसाब से, तकाजे के हिसाब से संशोधन किया जा रहा है और तरमीम होती रहना चाहिए, जहां जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से। अब रह गई समाजवादी पार्टी की बात, तो देखिए दो बातें हैं, एक कानून है और एक है मजहब। तो ये कानून बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने इस वक्फ कानून को मजहब से जोड़ दिया और मजहब से जोड़ करके एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है मुसलमानों के दरमियान, ताकि मुसलमान उग्र हो जो, और वो चूंकि मुसलमान अपने मजहब से मोहब्बत करता है, अकीदत रखता है, आस्था रखता है, तो इस कानून को, जबकि दो भाषाएं अलग अलग हैं, कानून और मजहब, मगर इनको मिक्स करके समाजवादी पार्टी मुसलमानों को उग्र आंदोलन पर उतारू करने कर मजबूर कर रही है। तो ये जो है वो गलत रुख दिया जा रहा है। जबकि मैं आपसे, ये अमिताभ जी आप बहुत पढ़े लिखे दानिश्वर आदमी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भाजपा के और सपा के और बसपा के जो लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरा एक सवाल का जवाब दे दें कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ का जो चेयरमैन है वो मायावती का महबूबे नजर था, उसको चेयरमैन बनाया, फिर वही शख्स अखिलेश यादव का महबूबे नजर हुआ, उसको चेयरमैन बनाया गया, फिर वही शख्स योगी आदित्यनाथ का महबूबे नजर है, उसको चेयरमैन बनाया गया, फिर दूसरा शासनकाल आया योगी आदित्यनाथ जी का, फिर वही महबूबे नजर, वही एक शख्स फिर चेयरमैन है। तो कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं, कौन सी खूबियां हैं उस एक शख्स में जो इन सब लोगों का महबूबे नजर है? तो कौन सी नवाजिशात हैं हुकूमत की, अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ जी की, कि एक ही शख्स को नवाजिशात से नवाजा जा रहा है? मुझे वो खूबी बता दिया जाए कि एक शख्स के अंदर कौन सी खूबी है, जबकि उसके ऊपर FIR हैं, CBI जांच के आदेश हो चुके हैं, न जाने कितने लोगों के मुकदमात हैं। बाबरी मस्जिद के सौदा करने का जिम्मा भी उसी शख्स के ऊपर है, उसने करोड़ों रुपया वक्फ की जमीन को बर्बाद कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की जमीन को इसलिए वक्फ किया था कि बच्चों की तालीम होगी, तरबियत होगी, स्कूल कॉलेज मदरसे खोले जाएंगे, मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें दी जाएंगी, जो यतीम गरीब बेवा बच्चे मजदूर तलाकशुदा औरतें हैं उनकी किफालत होगी। इन तमाम चीजों से वक्फ बोर्ड भटक गया, बल्कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर और संबंधित अधिकारी मिलकर के भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, बर्बाद करके रख दिया है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को, बर्बाद करके रख दिया हमारे बुजुर्गों, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति को। हमारे बुजुर्गों और बाप दादाओं ने इसलिए वक्फ नहीं किया था करप्शन के लिए, बेचने, भू माफियाओं के हाथों पर बेचने के लिए वक्फ नहीं किया था, इसलिए वक्फ किया था कि मुसलमानों की तरक्की होगी, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका विकास हो गया। आज ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मुसलमानों के हितों के लिए ये संशोधन बिल ला रही है, तो उस पर बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। ये परेशानियों दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सब लोग अपनी आलीशान बिल्डिंग वक्फ की जमीन पर बनाए हुए हैं। मैं एक एक शख्स को जानता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, उसको भी जानता हूं किसने कौन सा ऑफिस बना रखा है, कौन सी बिल्डिंग बना रखी है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक एक आदमी को जानता हूं किसने अपनी आलीशान मदरसा, स्कूल और ऑफिस बना रखा है। जमीयतुल उलमा के लोगों को जानता हूं, MIM के लोगों को जानता हूं कि हैदराबाद में कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है, मीर उस्मान अली की, निजाम हैदराबाद की जमीनों की। मैं सब एक एक जानता हूं, एक एक का नाम लेकर के अमिताभ जी बयान कर सकता हूं। जी
बिल्कुल आगे चलेंगे तो फिर नाम भी आएंगे। मौलाना साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। अशोक यादव जी, यही बात मैं कह रहा था, चूंकि यूपी के कटोरे में सबसे ज़्यादा मलाई है इसलिए बवाल भी सबसे ज़्यादा यहाँ है। हम लोग तो जो ज़मीन को थोड़ा बहुत समझते हैं, देखते हैं, वो सब जानते हैं इस बात को कि वक्फ की ज़मीन का जितना बंदर बांट हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। क्या उत्तर प्रदेश में 2 ज़मीनों का बंदर बांट हुआ, नजूल और वक्फ। यादव जी, नजूल में सब शामिल रहे, वक्फ में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा रही। चूंकि मामला मुस्लिमों का था तो आपकी मुलायम सिंह जी के समय में आपकी पार्टी का अपना वो था, एक्सेस ज्यादा था वहां, और फिर आजम खान जैसे नेता थे नहीं, तो आंदो टाइप का चला और वही हाल नजूल का हुआ। 250 करोड़ 200 करोड़ की कोठी नजूल बनी है, क्या बोले गरीब के लिए है। समाजवादी पार्टी तो इतना आक्रामक हो गई अशोक भाई, वो रामपुर वाले सांसद जी कह रहे थे कि मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा। मामला कुल लग रहा ज्यादा गंभीर हो गया क्या? अमिताभ जी देखिए, जो भी बातें यहाँ पे मौलाना साहब ने कही या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के लिए वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल बना हुआ है, और उन आरोपों को वहां पे अगर ले जाया जाए ट्रिब्यूनल में, या ट्रिब्यूनल को लेकर के लोग तमाम अफवाहें उड़ाते हैं कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो है आप कोर्ट नहीं जा सकते, भी गलत बात है। आपको भी पता होगा ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जिसको लग रहा है कि कोई कब्जा किया है, कोई इस तरह का गड़बड़ किया है, तो आप ट्रिब्यूनल में जाइए, वहां कंप्लेन करिए, नहीं सुनवाई होती हाई कोर्ट में जाइए। अच्छा, दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, थोड़ा इसको मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ले जाना चाहता हूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव में जो डिबेकल जिस तरह से भारतीय जनता को मिली है, उससे वो घबरा गई है। उसको ये लगता है यही एकमात्र रास्ता है हिंदू मुस्लिम, जिसके माध्यम से पेपर लीक पे, अग्निवीर पे, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, लूट और तमाम जो दुश्वारियां हैं, जो मोबाइल समस्याएं खड़ी हैं देश के सामने, इन समस्याओं पे लाल कारपेट बिछाया जा सकता है। सिर्फ वही एक तरीका लाल कारपेट का, हिंदू और मुस्लिम। इसी को लेकर के अमिताभ जी देखिए, सीरीज ऑफ इवेंट्स मेड बाय बीजेपी, उसमें कांवड़ यात्रा से शुरू होता मामला, फिर आता नजूल पे, फिर आता वक्फ पे, और इसी तरह से देखिएगा फ्यूचर में और कुछ मामले आएंगे। भैया यादव जी, नजूल का हिंदू मुसलमान का तो कोई एंगल ही नहीं। नजूल में कहा हिंदू मुसलमान है? देखिए नजूल एक मिनट भैया, एक मिनट फिर आपको ऑप्शन मिलेगा। नजूल में तो जिसके पास बंदूक थी, जिसके पास लाठी थी, जो रंगबाज था, उसने जमीन कब्जा कर ली। उसमें फार्म हाउस है, उसमें कोठी है, उसमें बिल्डिंग है, उसमें फैक्ट्री चल रही, हम बता दें। नहीं, बात आपकी सही है। देखिए मैं मेरे कहने का मतलब था, जो नुजूल या वक्फ या कांवड़ यात्रा, नुजूल शब्द को लेकर के हमारा राष्ट्रीय जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को लगा होगा कि नुजूल उर्दू शब्द है, तो इसमें हो सकता है कि अधिकारियों से कुछ निकाला जा सकता है, इसमें हिंदू मुस्लिम का पुट लगाया जा सकता है। तो उर्दू वर्ड से सरकार घबरा गई कि नुजूल उर्दू वर्ड है, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस कर दो। तो इस तरह सीरीज ऑफ इवेंट जो सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं, और चूंकि इनको इस तरह की चीजों से सफलता नहीं मिलने वाली। अमिताभ जी, आप लाख हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, मैं एक मिनट, अच्छे से अपनी बात कर दी। मैं अभी भी मूल बात को समझना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैं बहस लेके आया। डीएमके वाले स्टालिन भी कम सो कॉल्ड सेकुलर नहीं है क्या? लालू जी तो मुलायम सिंह जी की टक्कर के ही थे क्या? वो कहते थे हम मुलायम सिंह से बड़े, हमने आडवाणी को गिरफ्तार किया, मुलायम ने ऐसा तो किया नहीं। इसीलिए उन दोनों में लड़ाई भी बहुत रही, और मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री भी नहीं बनने दिया इसी चक्कर में लालू जी ने। कोई उतना उग्र होके नहीं आया जितना आप आ गए, इसलिए थोड़ा शक हो रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है क्या? अमिताभ जी देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और कई प्रधानमंत्री दिए हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और डेमोग्राफिक एरिया में भी सबसे अलग है। तो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, चूंकि हमारी पार्टी हिंदुस्तान की टॉप 3 की पार्टी, हमारे नेता की जिम्मेदारी भी उस तरह से देश की जनता ने दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी बनती है, इसलिए हम इस मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं। हमारा सिर्फ यही मानना है अमिताभ जी कि जो इस तरह की जो है क्रियाकलाप जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम करना। दूसरा उद्देश्य इसमें है कि वक्फ की जमीनों को कब्जा करके उसको औने पौने दामों पे अपने उद्योगपतियों को, मित्रों को बेच के दलाली खाना। दूसरा उद्देश्य भाजपा का है।
पहला उद्देश्य इनका सफल नहीं होगा, क्योंकि जनता इसके पहले भी इनको अयोध्या में हरा दी, काशी में हरा दी, मथुरा वहां पे नासिक में हरा दी, रामेश्वर में, सब जगह तो धार्मिक जगहों पे जनता ने इनको हरा दिया। इनको सोचना चाहिए कि इस तरह की चीजें ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा। अवधेश जी के पास चलूंगा, भाजपा के प्रतिनिधि हैं, अवधेश जी उनके पास चलूंगा। अयोध्या की जीत का भी चक्कर न करो, 2-4-6 दिन थोड़ा रुक जाओ। वहां वो DNA सैंपल ले लिया गया है मुईद और वो राजू खान का जेल से, उसकी रिपोर्ट आ जान दो, पता नहीं क्या ऊंट किस करवट बैठे, क्या बवाल हो जाए। मामला गंभीर है, इसलिए अयोध्या छोड़ के बाकी अभी चर्चा रहे तो मेरे ख्याल से ठीक है। अवधेश जी, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि बड़े बड़े सेकुलर नेता हैं, इतना बवाल कहीं से नहीं आया क्या? नहीं तो लालू जी भी आह्वान कर सकते थे कि लोग लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। उनने ठंडी बात कह दी, तेजस्वी से ट्वीट करा दिया, बोले ज्यादा नहीं क्या। वैसे स्टालिन और सब लोग, अखिलेश जी और उनकी पार्टी मैदान जंग में आ गई, बिल्कुल बोले ना, वक्फ के सम्मान में सपा है मैदान में। मसला क्या है? देखिए अमिताभ जी नमस्कार। आप भाई मुसलमान सब जगह है, नमस्कार। तेलंगाना में भी मुसलमान कम है क्या? जहां से ओवैसी हैं सब जगह मुसलमान है, बंगाल में है, बिहार में है, असम में है, कहीं से आपने इतना बवाल नहीं सुना होगा। ये यूपी में ज्यादा बवाल क्यों है अवधेश जी? देखिए यूपी में जो बवाल है वक्फ बोर्ड को लेकर, जैसा कि आपके रिपोर्ट में भी बताया गया कि वक्फ बोर्ड की जो टोटल प्रॉपर्टी है 9 लाख एकड़, उसमें से 2 लाख आपका 2 लाख से ज्यादा लगभग जो है जमीन उसमें यूपी में है। इसलिए ये बौखलाहट है। अगर जमीन पर कब्जा किसका है? जमीन पर कब्जा है समाजवादी पार्टी के जो करीबी है उन लोगों का। तो भाई दर्द तो हो गई ना, जिसके अगर चोट लगी हुई है उस पर आप नमक और छिड़क दो, फिर तो दर्द हो गई अखिलेश यादव के लिए। और अखिलेश यादव जी कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं इसका विरोध। देखिए जब सीए आया तो सीए पर किसका विरोध था सबसे ज्यादा यूपी में? अखिलेश यादव का। किसी का नेता का इतना विरोध नहीं था, अखिलेश यादव सबसे आगे खड़े थे। जब ट्रिपल तलाक लाई गई, जिससे महिला मुस्लिम बहनों को उनका हक मिला, तब उसका विरोध किसने किया? सबसे ज्यादा यूपी से विरोध आया अखिलेश यादव जी का। जब 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से और वहां के लोगों को उनका हक मिला, तब सबसे ज्यादा जो दुख किससे हुआ? सबसे ज्यादा दुख हुआ अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को। क्यों? क्योंकि इनकी जो राजनीति है ना, जो MY वाला जो समीकरण है वो बिखरते हुए नजर आ रहा है, इसलिए ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और देखिए वक्फ बोर्ड की यदि बात करें, हमारे जो मौलाना बैठे कितनी अच्छी बात कही। वक्फ बोर्ड बना था कि जो गरीब मुस्लिम हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको उनका हक मिले, गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उससे जो पैसा आए उसका किसी का घर चल सके। लेकिन किसका चला? किसी का नहीं। वक्फ बोर्ड से तो उनका चला भैया जो पठाधीश बने बैठे हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनका घर चला है। यदि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है अमिताभ जी, उससे गरीबों को हक मिलेगा। जो गरीब मुस्लिम है, पीड़ित मुस्लिम है, उनको यदि हक दिया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, तो इसमें दिक्कत ही क्या बात है? मैं समझता हूँ दिक्कत तो किसी को होनी नहीं चाहिए जी। अशोक यादव जी बात कर रहे थे अभी, अशोक यादव जी ने ये नहीं बताया, तुष्टिकरण की बात करी, हिंदू मुस्लिम की बात करी, ये नहीं बताया कि अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, लेकिन एक जो माफिया था उसकी मजार में चले गए फतिया पढ़ने। ये नहीं बताया अशोक यादव जी ने। चलो वो आपने बता दिया, ठीक है। अशोक एक मिनट रुको भाई, अवधेश बाबू एक मिनट रुको। अशोक जी, बीजेपी के अवधेश जी कह रहे हैं कि मसला इसलिए नाराजगी है, इसलिए सड़क पर सपा वाले लोग उतरने की बात कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ की ज़मीनों पर, भवनों पर जो निजी लाभ लेने का और कब्जा करने का जो प्रक्रिया है, सिलसिला है, उसमें सपा और सपा के करीबी लोग ही ज़्यादा काबिज हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि नमक छिड़क दिया है इस विधेयक ने। देखिए अमिताभ जी, अभी इनको शायद जानकारी भी नहीं है। 2-3 चीजें इन्होंने गलत बोला, वो भी आपके प्लेटफॉर्म पे। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने आंकड़ा दिया आपको कि 2 लाख एकड़, वो 2 लाख से ज्यादा है। 3 लाख, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ अमिताभ जी। ठीक है अमिताभ जी, आप जो है आप गूगल कर लीजिए, 1.3 लाख है उत्तर प्रदेश में, 9.4 लाख एकड़ पूरे हिंदुस्तान में है, 1.23 लाख एकड़ उत्तर प्रदेश का। मैं आपको आपका डाटा अशोक यादव जी 2.2। अच्छा चलिए हम करें जमीन की नाप में अभी ना पढ़ो। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में बवाल क्यों? अशोक जी वो ये कह रहे हैं, उनका आरोप ये बीजेपी का कि सांप की पूंछ पे
पैर दे दोगे तो बवाल हो गई। जिनका कब्जा है, जो उससे माल खा रहे हैं, वो लोग नाराज हैं। अमिताभ जी, मैंने इसके पहले ही कहा कि अगर किसी को लगता है कि कोई अगर अवैध कब्जा किया हुआ वक्फ लैंड पे, तो उसके लिए तो तमाम प्लेटफॉर्म है ना, जाइए आप उस प्लेटफॉर्म पे, शिकायत करिए, मुकदमा करिए, ट्रिब्यूनल में जाइए। तमाम ऐसे टीवी बैठ के आरोप लगाने से नहीं ना कोई बात आपकी सही हो जाएगी। अवधेश जी, ऐसे टीवी बैठ के बोल देंगे कुछ भी मान लिया जाएगा। हम तो टीवी बैठ के बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीनों की दलाली करना चाहती है। हम भी यही बोल रहे हैं कि आप लोगों की दृष्टि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर लगी हुई है, और आप लोग चाह रहे हैं कि तमाम नियम कानून ला करके उन जमीनों पे भाजपाई भूमाफियाओं का कब्जा करना चाह रहे हैं आप लोग। हम लोग बता रहे हैं जनता को भी समझ में आ रहा है कि जिस तरह से आप लोग पूरे देश के संसाधनों पर अडानी अंबानी का कब्जा करा दिए हैं, उसी तरह से जो वक्फ लैंड की जमीनें हैं उन पर भी अडानी अंबानी का कब्जा चाहते हैं आप लोग, और उसके लिए आप तमाम नियम कानून ला रहे हैं। तो जनता नहीं देख रही क्या? मुसलमान समाज नहीं देख रहा है क्या? सबको पता है, सबको पता है इस तरह से सत्ता नहीं आने वाली है, हिंदू मुस्लिम करने सत्ता नहीं आने वाली है। आपको आरक्षण लूट को आप हिंदू मुस्लिम से नहीं ढक सकते, आप अग्निवीर को हिंदू मुस्लिम से नहीं ढक सकते, आप पेपर लीक को हिंदू मुस्लिम से नहीं ढक सकते। आप महंगाई करता है, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह से करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं क्या चलेगा। जनता जानती है शॉर्टकट का क्या इलाज है, और वो इलाज जनता ने किया। वो इलाज आपका काशी में किया, अयोध्या में किया, नासिक में किया, हर जगह जनता ने शॉर्टकट का इलाज किया। अभी भी नहीं बुद्धि खुल रही आप लोगों की, अभी भी बुद्धि नहीं खुल रही है। अरे अब तो कुछ दिमाग लगाइए कि जमीन पे काम करना पड़ेगा, जो लूटे हुए आरक्षण को वापस करना पड़ेगा, अग्निवीर की व्यवस्था को बंद करना पड़ेगा, पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा, आपको ये सब काम करने पड़ेगा, महंगाई बेरोजगारी को कम करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, नौजवानों को जो अग्निवीर सिख के दल से मुक्त करना पड़ेगा। अशोक भाई अभी एक मिनट रुकना होगा, अवधेश जी एक मिनट रुकना होगा। अशोक भाई एक बार रुकिए। अवधेश जी, मैं एक उदाहरण देता हूं, बाकी तो मौलाना साहब से पूछूंगा, वो अंदर की बात ज्यादा जानते हैं। मैं एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ गया तो मैं दे दूं। अतीक जब सियासत में आ गया, अशोक भाई, क्या बदमाश तो पहले से था, लेकिन जब सियासत में आ गया तो उसने कसारी मसारी इलाके की 85 एकड़ जमीन, ये वक्फ की, कब्रिस्तान की, दरगाह की, जो मिले सब में प्लाटिंग कर दी। क्या उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, कोई बोर्ड, क्या ना मुतवल्ली, न इमाम, न मौलाना, न कोई। क्या वो खुद ही मुतवल्ली था, खुद ही इमाम था, खुद ही मौलाना था, खुद ही हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था? नहीं, उसको संरक्षण किसने दिया? ऐसे हर शहर में अतीक हैं वक्फ के लिए। वक्फ की जमीन की जितनी लूट हुई अशोक बाबू, सच कह रहा हूं, उतनी किसी की लूट नहीं हुई। लोगों ने समझा खाली जमीन है, इसको कोई पुरसनाल नहीं, कब्जा कर लो। गरीब मुसलमान को वक्फ की जमीन से लाभ हुआ हो, मौलाना साहब, जितना मैं समझता हूं, अगर गरीब मुसलमान को, उत्तर प्रदेश में वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, अगर गरीब मुसलमान को उसका लाभ मिलता तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान गरीबी रेखा के बाहर हो गया होता। नहीं, लेकिन उसका लाभ तो अतीक और मुख्तार को मिल गया। किसी 100 एकड़ कब्जाई, किसी 200 एकड़ कब्जाई। मौलाना साहब, जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो भी ऐसी बनी हुई है, इसीलिए बवाल है क्या? वक्फ की जमीनों की खुर्दबुद बहुत हुई, और जो लोग भी चेयरमैन मेंबर रहे, इन्होंने सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी को लूट की। और आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि, और मैं दावे से कह रहा हूं आपके चैनल पर, कि अगर वक्फ की आमदनी से मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों पर वक्फ की आमदनी का खर्चा किया जाता, तो जो रोडवेज में, बसों में, ट्रेनों में, चौराहों पे आप भीख मांगते हुए मुसलमानों को देखते हैं, मर्द और खवातीन, और इसके अलावा जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान घूमते हैं थैला लेकर, अपनी डिग्रियां लेकर के, ये मैं दावे से कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाएगी। जिस दिन भी जायज तरीके से भूमाफियाओं से मुक्त होकर के वक्फ बोर्ड काम करने लगे, जमीन की आमदनी होने लगे, तो मुसलमानों को किसी की कासा लेसी की जरूरत नहीं है, और न किसी के सामने नियत बांध के खड़े होने की जरूरत है।
मुसलमान खुद कफील हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, माशी इक्तिसादी तौर पर वो हर एतबार से हो जाएगा, तालीमी मैदान में भी हो जाएगा। हर साल अगर वक्फ बोर्ड की जायज आमदनी हो, मुसलमानों को पहुंचे, तो हर साल एक स्टेट में एक यूनिवर्सिटी बन सकती है, हर जिले में इंग्लिश मीडियम का एक स्कूल खोला जा सकता है, कॉलेज खोला जा सकता है। इतनी आमदनी है, मगर ये सब ना हो करके, साठ गांठ करके ये पूरी वक्फ प्रॉपर्टी बर्बाद की जा रही है जी। और मैं आपको बताऊं, कुछ नाम लेना चाहता हूं जी, ले दीजिए। शायद मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि मैं कोई नाराज हो या राजी रहे, ठीक है, मुझे इसकी कोई परवाह। मैं आलिम दीन हूं, मेरा काम है सच्ची बात कहना, हक बात कहना, और मैं हमेशा हक बात कहता रहा हूं, कहता रहूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में जो चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन हैं, ये मायावती, अखिलेश यादव के दौर से चले आ रहे हैं चेयरमैन। करप्शन में पूरा लिप्त है बोर्ड। मसल मशहूर है कि अगर वक्फ बोर्ड लखनऊ के अंदर कदम रखते हैं आप, तो ईट ईट पैसा मांगती है। और मैं उनकी लहरपुर में जमीनें, लखनऊ में जमीनें मैं सब बता दूंगा। रामपुर में जो औकाफ की बर्बादी आजम खान साहब के जरिए हुई, वो शायद आइंदा कभी किसी सदी में नहीं हो सकती है। रामपुर का आलिया मदरसा जो अजहर हिंद कहलाता था, जामिया अजहर मिस्र में काहिरा में जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, वो रामपुर में मदरसा आलिया कहलाया जाता था, उसको अजहर हिंद कहा जाता था। वो वक्फ की प्रॉपर्टी, आलीशान बिल्डिंग, आलीशान इमारत, उसको बर्बाद करके रख दिया। वक्फ की प्रॉपर्टी, एक मोहल्ला कोहना है रामपुर में, मोहल्ला कोहना में यतीम खाना के नाम से एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी, जहां बेसहारा, बेगरीब, गरीब, कमजोर, लाचार लोग रहा करते थे, उस पर बिल्डोजर चला दिया गया। इस तरीके से न जाने कितनी मिसालें मैं आपको रामपुर को दे दूंगा। अब बरेली आइए, जहां मैं रहता हूं, बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक और वक्फ के मौजूदा वक्त में भोजीपुरा जिला बरेली विधानसभा से एमएलए हैं, उनका नाम शहीजुल इस्लाम है। वो वक्फ के मिनिस्टर रह चुके हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने यहाँ बरेली में जो रोडवेज है, पुराना रोडवेज, उस रोडवेज के बगल में कब्रिस्तान था, वक्फ प्रॉपर्टी थी, उस पर कब्जा करके आलीशान जो है वो मार्केट बना दी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत करके उसको 2 महीने लॉक करवा दिया। मुझसे सख्त नाराजगी हो गई, मैंने कोई परवाह नहीं की। और इसके अलावा नई बस्ती मोहल्ला है यहीं पे, उसमें उनके ससुर का मकान है, आधा मकान, बड़ा आलीशान मकान बनना है, बहुत करोड़पति आदमी है। आधा मकान वक्फ की प्रॉपर्टी पे है, आधा मकान उनकी अपनी जमीन पर है। उसी आगे नरकुलागंज चलेंगे तो वहां पर उनका बहुत बड़ा शादी हाल है, आलीशान शादी हाल है। आधा उनका अपनी जमीन पर है, आधा मकान जो है, आधा शादी हाल जो है वो उनका वक्फ की प्रॉपर्टी है। और मैं इस तरीके से पीलीभीत की बात बताऊं, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहा करते थे और एमएलए भी रहे और मंत्री भी रहे, हाजी रियाज साहब, पूरा कॉलेज वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, पूरा ऑफिस वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। सहारनपुर के सईदुज्जमा साहब, उनके 100 से ज्यादा जमीन दरगाह कलिया शरीफ की, वो उनके कंट्रोल में है, उस पर उनका कब्जा है। मैं किस किस का नाम लूं, किस किस के बताऊं। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बोलते हैं, मैंने हैदराबाद की बात करूंगा। हैदराबाद में निजाम हैदराबाद का जो औकाफ था, मीर उस्मान अली के जो औकाफ थे, करोड़ों की संपत्तियां थी, उस पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। मैं किस किस का नाम लूं बताइए, मेरी किस किस से दुश्मनी हो जाएगी। बस अमिताभ साहब यही रहने दीजिए। जी, मैं समझ गया, बहुत आपने बहुत नाम ले दिए अशोक जी, अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो कुछ बचा नहीं, चेहरा छुपाने का भी काम नहीं। उन्होंने तो नाम ले लेके बता दिया। मैं वही कह रहा हूं, वक्फ को गरीब की गाय समझ के जो ताकतवर रहा, जिस पर सत्ता का संरक्षण रहा, उसने दो लिया। आजम खान हो और शहीजुल इस्लाम हो, जितने भी हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी का बिल्कुल मामला घर हुआ था तो ज्यादा हो गया। जी अशोक जी, फिर मैं पाल साहब पास जाऊंगा। एक कहावत है, खाता न वही जो फलाने कहें वही सही। तो अब हम क्या बताएं, अब ये सारे जो आरोप लगाए हैं मौलाना साहब, इसकी क्या मतलब, इसकी कोई रिपोर्ट इनके पास है?
कोई जांच रिपोर्ट रखे हैं? ये किस आधार पे ये आरोप लगा रहे हैं? इसका कोई तथ्यात्मक डेटा प्रस्तुत करें आपके चैनल के माध्यम से। ये बस नाम लेके भाग जाएंगे खाली ऐसे ही कि हाँ फला 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 जो कब्जा कर लिया हो गया। ऐसे थोड़ी चलता है। आप उसके लिए कोई एविडेंस बताइए, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, कुछ उसको उसके एविडेंस में कुछ तो प्रस्तुत करेंगे कि आप ऐसे समाजवादी पार्टी चार नेताओं का नाम ले लिए, कहिए फला 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 सब इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो ऐसे नहीं चलता है इमाम साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब ऐसे नहीं चलता है। आप देखिए चैनल पे बैठ कर राजनीति ना करिए मौलाना साहब। आप निवेदन मेरा आपसे है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया चैनल पे बैठ के राजनीति ना करिए मौलाना साहब। जो हकीकत है वही बात रखिए। आप मौलाना हैं, कम से कम आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और हकीकत क्या है। ऐसे नहीं चलेगा सर मौलाना साहब, ऐसे नहीं चलता है कि खाता न वही जो मौलाना साहब ने कहा वही सही। ऐसे कोई नहीं आपकी बात का विश्वास करेगा। ऐसे सर मौलाना साहब कोई नहीं आपकी बात का विश्वास करेगा। बात नहीं। अरे सर मौलाना साहब, आपने जो नाम गिनाए हैं उसका कोई प्रूफ आपके पास है? कोई एविडेंस आपके पास है कि आप जो बस ऐसे चैनल पे बैठ गए और सबका नाम लेने लगे और सब लोग मान लेंगे? पे चलने के लिए ले जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने खर्चे से आपको ले चलूंगा। और प्रूफ करने के लिए क्या सबूत आपके पास है मौलाना साहब? अरे भाई अशोक जी, वो कह रहे हैं आप उनके खर्चे पर चलो, वो दिखाएंगे सबूत। यहाँ राजनीति न करिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मौलाना साहब, आप राजनीति ना करिए। आप यहाँ राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। आपके पास कोई तथ्यात्मक एविडेंस है? कोई डेटा है आपके पास? राजनीति नहीं करता हूँ मैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ जनाब आली। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या आपका पैक्ट है? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, राजनीति आप कर रहे हैं। हक बात भाजपा की भाषा बोल रहे हैं क्या परेशानी है? आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए कृपया। आपके पास जो सबूत है उस सबूत को बताइए। चले जा रहे हैं और जो है जो एविडेंस है उसको बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी भाषा बोल रहे हैं बैठ के, ये उचित नहीं है सर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मौलाना साहब, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा ना बोलिए। दिखाते रहेंगे आप सर जो भी बात कर रहे हैं, जो भी आरोप आप लगा रहे हैं उसके पीछे कोई एविडेंस दिखाइए। चैनल के सामने दिखा दीजिए, जैसे हाथ दिखा रहे हैं ऐसे वैसे रिपोर्ट दिखा मुसलमानों को जैसे हाथ दिखा रहे हैं वैसे एविडेंस दिखा दीजिए, रोड पे लाने की आप बात करते हैं, लेकिन वो चीज है मैं रोड पे लाने की बात नहीं करता हूँ। मुसलमानों को लड़ाने की बात आप करते हैं, मैं लड़ाने की बात नहीं करता हूँ। कम से कम शर्म करिए, शर्म करिए, सच्चाई को तस्लीम करिए, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। और आईना देखिए, अपना चेहरा देखिए, गुनहगार चेहरा अपना देखिए, आईने में देखिए, आपको शर्म आएगी, शर्म आना चाहिए। इसको सभी लोग जान रहे हैं, आज चैनल पे साबित हो रहा है सर मौलाना साहब। इसलिए हो रही ऐसे नहीं चलेगा। आपके लोगों ने ऐसे आपने सब नाम ले लिए बिना किसी सबूत के। आप नाम कैसे ले लिए किसी का? आपको सबूत लेके आना चाहिए ना। जैसे आप नाम लेके आए हैं वैसे आपको सबूत लेके आना चाहिए था, वैसे आपको सबूत लेके आना चाहिए। तो मैं विरोध नहीं करता आपका, मैं आपका विरोध नहीं करता। अगर आप सबूत लेके आए होते मौलाना साहब और जैसे हाथ से हिला रहे हैं वैसे सबूत आप ऐसे लहराए होते कि देखिए सबूत है, ऐसे देखिए सबूत है, मेरे पास सबूत है। कोई नहीं बोलता आपको, आपके पास कोई सबूत है नहीं, आप खाली बस राजनीति कर रहे हैं। आपके मौलाना साहब राजनीति करने से नहीं काम चलेगा सर। और आखिरत में भी आप भाजपा के पीठ पे कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, ये समाज आपको देख रहा है और आप मौलाना साहब हैं और ऐसे काम करेंगे तो समाज में क्या आपकी जो है इज्जत जाएगी, क्या समाज सोचेगा आपके बारे में? आप ये सब चीजें एविडेंशियल प्रूफ के साथ लाइए, दिखाइए, सभी लोग मानेंगे आपकी बात। मौलाना साहब तो रुकना होगा, अशोक जी रुकना होगा। अशोक जी कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ पाल साहब आपके पास, फिर अवधेश जी के पास। अशोक जी कह रहे हैं सबूत लाओ, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आजम खान साहब की जो यूनिवर्सिटी थी, अशोक भाई आप जानते हो कि मैं तो जो कहूँगा वो हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मतलब मेरी बात में फिर खोट निकालना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने जमीन जितने आसपास की जहाँ की चाहिए वहाँ की ज़मीन ले ली, कब्रिस्तान, दरगाह, यतीम घर, फलाना घर, सरकारी, पंचायत की, गौचर की, सबकी ज़मीन ले ली। बुलडोजर, सही कह रहे हैं मौलाना साहब, बुलडोजर चलाया था,
रात के अंधेरे में ठंड में बुलडोजर चलाया, कप्तान और कलेक्टर को सड़क पर उतार के आजम खान के समय में बुलडोजर चला था जमीन कब्जा करने के लिए। सच है, ये मुकदमे का में लिखी है बातें भाई, ये कोई मन से थोड़ी कर। अब वो यूनिवर्सिटी छोटी होते नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे बदल गई। हर 6 महीने पैमाइश होती है और 10-5 एकड़ निकल जाती है। बोले ये तो गोचर की है, ये कब्रिस्तान की है, ये शमशान की है, ये फलान की है, ये ढिकान की है, ग्राम पंचायत की है। ये घपला नहीं है, ये कीर्तन है क्या? इन्हीं सब में तो जेल है। बकरी चोरी मुर्गा चोरी तो एक आध केस है, मूल केस तो यही है। वो जमीन कहां से आई? मैंने कसारी मसारी का उदाहरण दिया आपको, जमीन वापस ली गई, कहां है मालिक? और तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। देखो अशोक बाबू सब जानते हैं, वो थे वो अपने एटा वाले है ना, आपकी पार्टी के, क्या नाम था उनका, रामेश्वर और जोगिंदर है ना, आपके बिल्कुल वरिष्ठ थे वो पार्टी, और उनका नेतृत्व से भी रिश्ता अच्छा था। उनके ऊपर अब ज़्यादा नहीं 100-125 केस हैं इस वक्त, है ना। तो उन्होंने शमशान की ज़मीन अपने अंदर ले ली थी, वहाँ भी प्लाटिंग करा दी थी, वो बुलडोजर चला ना। तो वैसे ही ये इनका नाम रामेंद्र जोगिंदर था, तो इनने शमशान अंदर ले लिया। जिसका नाम आजम खान या रफीक खान था, उसने कब्रिस्तान अंदर ले लिया। नहीं, वही तो कह रहा हूं। और कब्रिस्तान और दरगाह और मस्जिद ये तो वक्फ की है, ये किसी की प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती। और उनसे जो पैसा आ रहा है दुकानों से और बाकी चीजों से, वो कहां जा रहा है, इसकी भी पड़ताल करना जरूरी है। इसलिए मसला, रामकुमार पाल साहब, मसला ये कि मैं मानता हूं 1 फुट लेके चलो इंची टेप, 1 फुट जमीन कोई माई का लाल बिना राजनीतिक संरक्षण के कब्जा नहीं कर सकता, न कब्रिस्तान की, न दरगाह की, न मस्जिद की, न कहीं की। क्या इस जितने भी कब्जे हैं जमीनों के, उनमें एक बात आंख मीच के मान लो, ये मेरी धारणा है, आप सहमत है कि नहीं वो बताइएगा। आंख मीच के मान ले जनता कि किसी न किसी इस कब्जे वाले व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है। या तो वो खुद सीधे नेता है या किसी नेता का खासम खास है। पाल साहब, कोई सामान्य व्यक्ति, कोई गरीब कब्जा कर सकता है क्या? देखिए, वक्फ बोर्ड जो बना है सामान्य व्यक्ति के लिए बना है, पर अशोक यादव जी जो कहे वही सही, बाकी जो कहे वो वही। आप कह रहे हैं, मौलाना जी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, सब झूठ है। इनकी राजनीति का ठेका खाली सपा ने लिया है और बीजेपी ने लिया है, दूसरा कोई इस सिद्धांत में नहीं बैठता। अब कुछ भी जो कहे, हक हकूक की बात रखे, वो बीजेपी हो गया। आपने इतने उदाहरण अतीक के दिए, आपने दिए, उनके दिए, तो इनको मंजूरी नहीं। अरे आपने आपके कार्यकाल में कितने कत्ल खाने, कितने कब्रिस्तान को सरकारी फंड दिया, और वहीं आपका मॉडल है MY। आपने एम को कितना दिया, यादवों को कितना दिया? आप स्वयं अशोक यादव हो, बताओ आपने कितने साल राज किया और यादवों को क्या दिया? दूसरे में तो आप फूट डालते हो और यादवों का वोट लेते हो और M की बात करते हो। आज की तारीख में PDA एक ही बात करते हो। ये कहां तक आप जायज बात करते हो? यादव जी, अपने आत्ममंथन करके बताइए कि यादवों को क्या दिया है, यादवों का कौन सा बोर्ड है, यादवों को कौन सी आपने मजलिस दे दी, आपने यादवों को कौन सी यूनिवर्सिटी दे दी? बताइए जनता को। जनता पूछती है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम भाजपा के नहीं है। आपकी नजर में भाजपा होगा, राजनीति का ठेका आपने अकेले नहीं लिया देश में। राजनीति में वोट ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ठेका आपने अकेले ने नहीं लिया है। हम भी इस देश के लोग रहवासी हैं। और वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है, वो आपकी भूल, संविधान से ऊपर अधिक आपने उनको पावर दी थी, उसी को कोर्ट के दायरे में ला रहे हैं, उसी को DM के दायरे में ला रहे हैं, और आपके ही JPC के ऑर्डर लागू कर रहे हैं। आपने किया सब कुछ, लागू करने की हिम्मत आप में नहीं थी, वो आज हो रहा है। सिर्फ लागू हो रहा है। 41 कानून आप ही के हैं, 44 में से आपके चेयरमैन थे अब्दुल रहमान जो JPC के। तो ये आप ही लोग का किया धरा है। आप ही ने सच्चर कमेटी बिठाई। अरे सच्चर कमेटी के 100% लागू करिए ना। सच्चर क्या क्या के गए हैं?
सच्चर ये कह के गए बिहार, झारखंड, कलकत्ता और आसाम में मुस्लिमों की हालत बदतर है। पूरे देश में नहीं कहा उन्होंने, पर आपने पूरे देश में फैला दिया उसको। कहना कुछ, करना कुछ। आप तो समझ लिया कि देश में कोई कांग्रेस के सिवा सत्ता ही नहीं आने वाली, जो मनमानी कर लो, जैसे आजम खान ने कर ली, जब जमीनें लूट ली। अतीक के बारे में अमिताभ जी ने बताया, वो भी आपको कबूल नहीं। सारा आपका सच और बाकी हम सब झूठ। ठीक बात है राम गोपाल साहब। मैं एक बार वो गाना था वो कह दूं, फिर अशोक जी के पास आऊँगा। पहले राम अवधेश जी के पास चलूँगा कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। सारा बाग जानता है, हर मोहल्ला जानता है कि जो दरगाह थी इसमें अपना घर आगे बढ़ाते बढ़ाते आधी दरगाह कौन अपने घर में समेट लिया। इसके लिए कोई सबूत जरूरत है अशोक जी? एटा इटावा फरुखाबाद 2 किलोमीटर पैदल चलो, अपने आप सबूत आंखों से देखो। नहीं, कौन सा शहर बचा है जहां कब्जा नहीं हुआ? बताओ आप मुझे, कौन सा शहर बचा है मेरे भाई? और कब्जा किसने किया ये सरकारों को, अदालतों को भले ही ना पता हो। वहां जो पान वाला है बाहर जो पान बेच रहा है उसको तो पता है। ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। नहीं, आजमगढ़ में कब्रिस्तान, ये वक्फ की जमीन किनके कब्जे में है ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं ना अशोक भाई। आप पांव पांव चलते हैं उस इलाके में, जानते हैं। यही मूल बात है। अवधेश जी, मैं मानता हूं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई जमीन कब्जा नहीं हो सकती देश की। मुझे पता नहीं, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, पहले तो क्या होता था कि राजनेता किसी को खड़ा करके कब्जा करा देते थे। उसके बाद जब और पतन हुआ तो राजनेताओं ने कहा किसी की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट कब्जा करूंगा। क्या जो उदाहरण हमने बहुत सारे अभी दिए, मौलाना साहब ने तो हमसे भी ज्यादा उदाहरण दे दिए। 1 फुट जमीन कोई माई का लाल कब्जा नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर किसी राजनीतिक उसका संरक्षण का हाथ नहीं हो। अवधेश जी, ठीक है अमिताभ जी, सबसे पहले मैं अशोक यादव जी की एक बात का जवाब दे दूं। ये बार बार ये कह रहे थे वक्फ ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे। मैं एक बात बता दूं आपके दर्शकों को और जो यहाँ बैठे पहले जो अशोक यादव जी सुन लें अच्छी तरह से। देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है हमारे देश में जो किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बता सकता है। उस पर आप कोई भी किसी भी बोर्ड में चले जाइए, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा उसमें, ना कोई सुनवाई होगी। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे अभी जो कब्जा वाली बात कर रहे थे, देखिए समाजवादी पार्टी के शासन में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पोषित करने का काम किया। वो पूरा उत्तर प्रदेश अच्छी तरह से जानता है। और उस समय जो माहौल था उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े जो आपने बिजनेसमैन थे वो जाने से डरते थे उत्तर प्रदेश में। मैं संभल का रहने वाला हूं, मूल निवासी। वहां का जो मार्केट था, जो सर्राफा बाजार था, एक समय यह था कि 6-7 बजे बंद हो जाता था वो, और चुप चुप के भागते थे आराम से, कहीं कोई देख ना ले। आज के समय में कम से कम 9-10 बजे तक वो मार्केट खुलता है संभल का। अभी मध्य जो मौलाना साहब बैठे हमारे, बहुत अच्छी बात कही, सारे नाम बताए। अशोक यादव जी कह रहे हैं कि सबूत दिखाइए। अरे भाई, इतनी बातें कह दी उन्होंने, नाम लेकर नाम लिया उन्होंने कि किसने कब्जा किया है, और आप ही के नेता थे आदेश ज्यादा। भाई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में कितना कब्जा किया है? सब पोल खुलेगी, अब निकल के आएगी सब चीजें। सब वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसी पर कब्जा है लोगों का। जो बेचारे अभी बता रहे थे मौलाना साहब, सही कह रहे थे बिल्कुल, कि जो मुस्लिम गरीब हैं, जो बेचारे चौराहों पर, बसों पर जो आज भीख मांग रहे हैं, यदि वक्फ बोर्ड का हिस्सा उनको मिलता तो आज शायद वो भीख मांगते नहीं, वो पढ़ाई करते स्कूल में जाकर, उनका भविष्य उज्जवल होता। और मैं बताऊं आपको, समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने इलीगल मदरसे थे जो केवल कागजों में थे। जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उन जो इलीगल मदरसे थे उन पर प्रतिबंध लगाने का काम किया बीजेपी सरकार ने। उसका भी पैसा कौन खा रहा था? केवल जो मठाधीश बने बैठे थे, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे, और जो समाजवादी पार्टी के नेता थे या कार्यकर्ता थे। ठीक है अवधेश जी, ठीक है, एक बार रुकिए। अब मैं अशोक जी, आपने एक बड़ा आरोप लगाया, अशोक जी जवाब ले लूं, फिर मौलाना साहब पर सुनूंगा। अशोक जी, अवधेश जी कह रहे हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया स्कीम लॉन्च कर दी थी और उनको फ्रेंचाइजी दे दी। बोले भाई तुम आजमगढ़ में तुम, बरेली में तुम, शाहजहांपुर में तुम।
अशोक यादव जी जानते हैं अच्छी तरह से। अमिताभ जी देखिए, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी हमारे अवधेश भाई से। इनकी बातें जो उन्होंने ट्रिब्यूनल वाली बताई है कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते, वो बातें उसी तरह सत्य है जैसे एक साहब कहा करते थे कि भाइयों बहनों काला धन आएगा और सबके खाते में 15 लाख जाएगा। ये बात उसी तरह सही है, एकदम मैं इनकी बात को मानता हूं। ये बात ठीक उसी तरह से इन्होंने सही बोला है जो बात का एग्जाम्पल मैंने दिया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अरे अब मैं बताओ, सुन तो लीजिए। अरे भैया सुन लीजिए अवधेश जी, अब इतना बुरा आपको लग गया, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे सुन तो लीजिए महाराज, सुन लीजिए। ब्रजेश सिंह को जानते हैं, तो सुन लीजिए, ब्रजेश सिंह को जानते हैं, वो महात्मा ब्रजेश सिंह उनके आगे लगा दें हम। विनीत सिंह को आगे महात्मा विनीत सिंह लगा दें हम। ब्रिजभूषण शरण सिंह के आगे महात्मा ब्रिजभूषण शरण सिंह लगा दें हम। आप ये बताइए, अरे क्या भैया सुन तो लीजिए। अरे कहने के का क्या भाग जाते हो? अब हम बोल रहे हैं तो सुनने को तैयार नहीं है। ये सारे महात्मा आपके पार्टी में क्या कर रहे हैं? हरे रामा हरे कृष्णा कौन कर रहा है? ये ब्रजेश सिंह कर रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा। ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कर रहे हैं? हरे रामा हरे कृष्णा। विनीत सिंह क्या कर रहे हैं? हरे रामा हरे कृष्णा। ये लोग क्या हैं? ये साधु महात्मा हैं? ये साधु महात्मा बैठा है वो अपनी पार्टी में? कौन है ये लोग? वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, वन जोन वन माफिया, वन बीजेपी मेरी माफिया, वन बीजेपी मेरी माफिया। आपके पास माफियाओं का पूरा क्लस्टर है, एक क्लस्टर ऑफ माफिया यू हैव हैविंग, एक क्लस्टर ऑफ माफिया यू हैव हैविंग। कितने माफियाओं का नाम गिनाऊं मैं? गिनाने लगूंगा तो अमिताभ भाई कहेंगे ना हो गया हो गया हो गया हो गया। इसलिए मैं कितना नाम गिनाऊं? इतना गिना दिया, अब इससे ज्यादा मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, अमिताभ भाई को भी बुरा लग जाएगा। मैंने माफियाओं का नाम गिनाया, बता दिए ये लोग कौन है? ये लोग कौन हैं? जो सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या किया था माफिया, वो उसका नाम मैं भूल गया था, उसका भी नाम उसी में जोड़ लो। ठीक है, उसका भी नाम उसी में जोड़ लो, जो सुल्तानपुर वाला माफिया आपका है। सबके जोड़ो, युवा मोर्चा सबके जोड़ो। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं कि मौलाना साहब, किसी दबंग ने नजूल की कब्जा कर ली जमीन और किसी दबंग ने वक्फ की कर ली। क्या जमीन बची ही नहीं? मुतवल्ली, दबंग, भूमाफिया, मौलाना सब सरसब्ज हो गए। सबके पास गाड़ियां हो गई बड़ी बड़ी, कोठियां हो गई बड़ी बड़ी, बाजार बनवा दिए, मार्केट बनवा दिए, कोल्ड स्टोरेज बनवा दिए, क्योंकि जमीन तो मुफ्त की थी, बनवाना ही बनवाना था। और वक्फ कंगाल होता गया, कंगाल होता गया, कंगाल होता गया, और उसकी स्थिति ऐसी आ गई उत्तर प्रदेश में भी और देश भर में भी कि कई राज्यों में तो राज्य सरकार उनको फंड देती है तो वक्फ जिंदा है। बताइए मौलाना साहब। जी जी हाँ, बात बिल्कुल सही है। और वक्फ की जो ज़मीनें बुजुर्गों ने वक्फ की थी उस पर कब्जे होते गए। आज ये आंकड़ों में तो 9.5 लाख के आसपास जो बताई जा रही है ज़मीनें, ये आंकड़ों में तो है, रजिस्टर पे तो दर्ज है, मगर प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप देखना चाहेंगे तो इन तमाम जगहों पर ज़्यादातर आपको बिल्डिंगें बनी हुई नज़र आएंगी, प्लाटिंग हुई नज़र आएंगी, मकान दुकान बने हुए, शॉपिंग कम्प्लेक्स बने हुए नज़र आएंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड और भूमाफिया इन दोनों के गठजोड़ से ये पूरा खेल हुआ और अभी भी खेल होता जा रहा है। भाजपा के प्रवक्ता अवधेश जी से मैं एक सवाल है मेरा, बहुत संजीदगी से मेरे सवाल को सुनिए और जरा सा जवाब दीजिए। वक्फ बोर्ड लखनऊ के चेयरमैन जुफर फारूकी साहब हैं और जुफर फारूकी साहब बसपा की मेहरबानी से चेयरमैन बने थे। फिर उसके बाद में समाजवादी पार्टी की मेहरबानी हुई, उन्होंने चेयरमैन बनाया। फिर उसके बाद में भाजपा की मेहरबानी हुई और वो चेयरमैन है। और ये योगी जी का दूसरा शासनकाल चल रहा है, अभी भी वो चेयरमैन है। कब मायावती का दौर और आज ये देख लिए दूसरा दौर बीजेपी का चल रहा है। तो मैं समझना चाहता हूं कि इनके अंदर कौन सी खूबियां हैं, क्या खुसूसियात हैं और कितने प्रभावशाली आदमी हैं कि आपने इतनी मेहरबानी कर रखी है। जी अवधेश जी इसका जवाब दीजिए, ये बड़ी बात है। जी 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 देखिए मौलाना साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो आप बात बता रहे हैं ये तो वक्फ बोर्ड का जो अपना नियम और कानून है उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड तय करता है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये जो संशोधन हो रहा है ना, अब
इसमें इसके अब जो संशोधन किया जा रहा है इसमें देखा जाएगा किसको बनाया जाएगा चेयरमैन, किसको नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जो अब तक बने आ रहे हैं वो तो वक्फ बोर्ड का अपना नियम है, कानून है। मैंने बताया नहीं, वक्फ बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है देश में जो भैया अपनी चलाता है। यदि वो कह दे कि मौलाना साहब का जो घर है वो मेरी संपत्ति है, तो मौलाना साहब उसको बचा नहीं सकते। मौलाना साहब को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरी ही है। ठीक, अफजल साहब मैं एक क्लैरिफिकेशन लूंगा, एक मिनट आगे बात आगे। मौलाना साहब एक जल्दी से क्लैरिफिकेशन दीजिए, इस सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश का, उसके चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है? सरकार करती है? देखिए अवधेश जी सही से जवाब नहीं दे पाए मैं मुतमईन नहीं हूँ अवधेश जी के जवाब से। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बॉडी होती है 13 लोगों की, और वो 13 लोग जो है वो 5 लोग गवर्नमेंट नामित करती है, 2 विधायक, 1 MP और 2 रिलीजियस मौलाना या मजहबी लोग। ये 5 जो है गवर्नमेंट नामित करती है, बाकी जो है मुतवल्ली लोग उसको चुनते हैं। यानी जिसका एडिट 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो जो है वोट देगा। बाकी तो कुल जमा 13 लोग हुए। अब ये 13 लोग जो है वो इसमें जो वक्फ का मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट की, जिसकी मंशा होती है, वो इनमें से चेयरमैन चुन लिया जाता है। मुझे शिकायत तो यही है बीजेपी से कि एक शख्स मुसलसल सपा बसपा के दौर में भी आज में भी वही चुना जा रहा है। भाजपा ने भी उसको चुना, ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है भाजपा का, एक कार्यकाल बसपा का निकल गया, सपा का निकल गया, और वही शख्स एक जुफर फारूकी चेयरमैन है। तो मुझे शिकायत तो यही है कि अगर पारदर्शिता आपको चाहिए और रखनी थी तो आपको इसको चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था, किसी और को चेयरमैन बनाना था जो अच्छा लगता, जो देखते अमानतदार है, दयानतदार है, उसको बनाना चाहिए था। तो चेयरमैन के बनाने का सिस्टम तो ये है, मगर अब उसको चाहे जैसे घुमा फिरा के बात कर लें, अलग बात है। जी, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मैंने अपने पत्रकारीय जीवन में इस बात को देखा है अशोक बाबू कि लिखा कुछ जाता है और होता कुछ है ना। जिसके पास शक्ति है उसका इशारा ही बहुत होता है। क्या कागज में क्या लिखा छोड़ दीजिए, ठीक। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल मुतमईन हूं कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार की मर्जी के बिना नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। मुतवल्ली की हिम्मत है? नहीं, सरकार की वजह। ये बात जो मौलाना साहब ने उठाई ये महत्वपूर्ण है, और मैं राज्य सरकार से ये आग्रह भी करूंगा कि ये जो शख्स हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, इनकी जांच कराइए। और ये बात ठीक है, क्या पूरी धरती, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही काबिल आदमी है? नहीं ना। फिर वो लगातार क्यों है? उसके पीछे क्या कारण है? पीछे के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। मौलाना साहब आप रुकना होगा। मायावती जी के समय का सिपाही उस चौकी में पोस्टेड नहीं रहा, अखिलेश जी की सरकार आई। अखिलेश जी के समय का सिपाही भाजपा में नहीं रहा, ठीक, लेकिन वो लगातार बना है। यार हमको ना समझाओ ये सब बातें, हम सब पर्दा हटा के रख देंगे। फिर अशोक जी गलत तो नहीं कह रहे, उसमें कुछ तो फेविकोल का जोड़ है। न मायावती नकार पाई, ना अखिलेश यादव नकार पाए, ना बीजेपी नकार पाई। वो फेविकोल को जोड़ के आई, इस पर निगाह रहेगी मेरी। मौलाना साहब ने आज ठीक विषय उठाया। गरीब की हकमारी यहीं से होती है अशोक बाबू, गरीब की हकमारी ऐसे ही होती है। वक्त की मेरी इतनी सी लड़ाई है, ये जिन लोगों ने अपनी संपत्ति दान की, बहुत नेक काम के लिए दान की, कि हमारे समाज के जो गरीब गुरबे हैं, वंचित हैं, उनके परिवार सुरक्षित रह पाए, उनको रोटी मिल पाए, रोजगार मिल पाए, जीवन यापन कर पाए, इसीलिए ना वक्फ हुआ। और इसको अल्लाह की संपत्ति कहा गया, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मौलाना साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे। अल्लाह की संपत्ति में आपने ये गिद्ध और चील बैठाल दिए, नोच नोच के खा रहे हैं उसको। और अशोक जी ने जो बात कही कि नहीं सबूत नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भाई हम शहर शहर जानते हैं कि जहां कोल्ड स्टोरेज बना दिया, जहां स्कूल बना दिया, जहां अपना ऑफिस बना लिए, फैक्ट्री खोल ली, कब्रिस्तान पर, दरगाह पर, दिस पर, दैट पर, वक्त की संपत्ति पर।
आजम खान उसका सबसे बड़ा उदाहरण है और अतीक सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि उन दोनों में ताकत ज्यादा थी इसलिए उन्होंने बड़ी जमीन लपेट ली। जो छोटा बवाली था वो भी 2-4 एकड़ तो मार ही लिया। लेकिन ये तभी हुआ जब राजनीतिक संरक्षण हुआ। मैं विपक्षी दलों से भी कहूंगा, इस ढंग से 70, 75, 73 साल से वक्फ चल रहा है ना मित्र। आजादी के बाद से ही ले लो, मुसलमान का भला नहीं हुआ, गरीब मुसलमान का। तो चलो वक्फ को बदल के देखते हैं, क्या दिक्कत है अशोक जी? समस्या क्या है? एक करवट सोने, दाएं करवट सोने से बीमारी ठीक नहीं हुई, हमने आजमा लिया, तो बाईं करवट सो के देखेंगे, कोई दिक्कत है क्या? हम 125 बार संविधान बदल दिए, संविधान में संशोधन कर लिए, आप वक्फ लगाए हो? वक्फ संविधान से बड़ा है क्या? और अगर कोई व्यवस्था परिणाम नहीं दे रही तो उस व्यवस्था को पलटा जाना चाहिए। मैं इस तरह के वाक्यों के सख्त खिलाफ हूं कि मुसलमान सड़क पर उतर आएगा, किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। भाई क्या होता है किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे? क्या कौन सी भाषा है? अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ये वही भाषा है जो कही जाती थी 377 नहीं हटने देंगे, कयामत तक रहेगी 370 कश्मीर में कहा, पार्लियामेंट में कहा गया था खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने चश्मा साफ करके तुरंत देखा जिस दिन पार्लियामेंट ने उसको रिवोक किया 370 को, कि कहीं क्या बही है नदी, कहीं एक बूंद ड्रॉप नहीं आई किसी की। क्या तमाशा है मुल्क में? सीए आया तो भी हुआ, बोले नहीं जी आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे भाई और कैसे लड़ेंगे? नहीं, गरीब का हित नहीं हो रहा, उस व्यवस्था को बदल देना चाहिए। समाजवादी पार्टी से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने विरोध पर फिर से विचार करिए। ये गरीब मुसलमान के हक में नहीं है बात। जिन भी संपन्न लोगों ने अपनी संपत्तियां दान दी, ये उनके साथ भी विश्वासघात है। ये मुसलमान जो आज लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है, इन्होंने अपने पुरखों के साथ भी गद्दारी की है, नाइंसाफी की है, जो संपत्ति दे गए दान में। और रज्जाक के साथ तो नाइंसाफी है ये, और रजिया के साथ भी नाइंसाफी है। मुझे आप बता दीजिए, कल भी मैंने इसी पे चर्चा की थी, ऐसा कोई वक्फ का सिस्टम मुझे बता दीजिए कि भाई ये वक्फ के चलते ये 5 लाख 10 लाख आदमी, गरीब परिवार मुसलमानों के, इनका जीवन बन गया। बता दीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कतई दखल ना दी जाए, वही बताएं कि इतने बड़े वक्फ, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 5 लाख मुसलमानों का जीवन बदला आपने? नहीं। फिर ठेकेदारों का कब्जा हो गया, भूमाफियाओं का कब्जा हो गया। वक्फ नहीं रहा, जैसे नजुल नहीं रहा। और वक्फ में मुझे खाए पिए अघाए लोगों का विरोध स्वीकार नहीं। जिनके लिए वक्फ है, गरीब मुसलमान, उनको आने दीजिए। वो कहें कि ये गलत है बदलाव, तो हम मानेंगे कि गलत है। महंगी गाड़ी में चलने वाले और बड़े वैभव के साथ रहने वाले, लावो लश्कर के साथ रहने वाले सियासतदान तय करेंगे। और मैं फिर एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, वक्फ के इस सुधार के कदम का जितना ज्यादा जो ऊंची आवाज में विरोध करेगा, उस पर जनता का शक जाएगा कि भैया ने लग रहा है कुछ जमीन का खेल लंबा कर रखा है। इसलिए इस मामले में बहुत उग्र होंगे तो शक के दायरे में आ जाएंगे। फिर लोग आपकी पड़ताल शुरू कर देंगे कि इनके आसपास देखो कितनी जमीन है, कहाँ थी, बची कि नहीं बची। ये ध्यान रखिए, ये गरीब की आंख का आंसू पोंछने के लिए है। इसमें खुर्द-बुर्द मत करिए। ये आपकी संपत्ति नहीं है। हर मुसलमान कहता है कि वक्फ अल्लाह की संपत्ति है। ओवैसी भी कह रहे कि वक्फ प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। अरे पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है भाई मेरे, गरीब मुसलमान की तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपकी कैसे हो गई?
प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हो गई ये? वक्फ मुसलमानों के तरफ तो पब्लिक प्रॉपर्टी ही है ना, मुसलमानों के संदर्भ में, लेकिन वो किसी सांसद, विधायक और मंत्री की व्यक्तिगत जागीर कैसे हो जाती है, ये बड़ा प्रश्न है। इस पर प्रदेश को, देश को विचार करना होगा। धन्यवाद।